हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट एजुकेशन में। मैं शशि चौहानी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी क्लासें मिल रही होंगी और आप सभी लोग हमारी क्लास को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और उनसे बेनिफिट ले रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड उनमें कमेंट्स भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, जिस वजह से हम आपके सामने लाइव आ सकें। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी कोई भी क्लास लाइव नहीं होती है, सारी क्लासें रिकॉर्डिंग वीडियो में होती हैं, तो इसलिए हम जल्दी से जल्दी आपके सामने लाइव आ सकें। ठीक है, तो हमारा यूनिट 6 चल रहा है। यूनिट 6 का आज हमको पार्ट सी शुरू करना है। यूनिट 6 के पार्ट ए और बी पूरे हो चुके हैं। आप लोग सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि क्लासें मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं दे पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस टाइम पे बिज़ी हूँ। पर्सनल कुछ काम की वजह से मैं आपका क्लास नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पर डे आपको कम से कम एक वीडियो तो प्रोवाइड करवा ही दूँ। ठीक है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं किसी दिन वीडियो आ पाता है, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से सॉरी बोलती हूँ। तो आज हमारा यूनिट 6 का पार्ट सी शुरू करना है हमको। ठीक है, यूनिट 6 का पार्ट सी। ठीक है, पार्ट बी पूरा हो गया है। इसकी जो क्वेश्चंस थे पिछले वीडियो में हम करवा चुके हैं, और क्वेश्चंस को लेके मैं आप सभी लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ। यदि कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो सारे ईयर्स के क्वेश्चंस को, ठीक है, टाइप करके या टाइपिंग जिसकी अच्छी हो कर सके, कि एक साथ उनको इंग्लिश और हिंदी में टाइप करके मुझे प्रोवाइड करवा सके, तो ये मेरे लिए और सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं वीडियो बनाने में ही बहुत मुश्किल से मैं उतना टाइम निकालती हूँ वीडियो बनाने के लिए, और मैं क्वेश्चंस टाइप करूँ हिंदी और इंग्लिश में, ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यदि कोई ऐसा स्टूडेंट हो कि जो मुझसे सारे क्वेश्चंस की, ठीक है, 2019 से लेके दिसंबर से लेके हर टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चंस अलग अलग करके टाइप कर सके, तो प्लीज़ वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मुझे बता सकता है, हेल्प कर सकता है। तो इससे मेरी भी हेल्प होगी और आप सभी लोगों की हेल्प होगी। क्योंकि अभी मैं जो क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ वो स्क्रीनशॉट ले लेके करवाती हूँ, या कोई बुक्स में मिल जाती है तो वहाँ से करवा देती हूँ। फाइनली कोई PDF मेरे पास नहीं है कि जिससे मैं आपको क्वेश्चंस करवा सकूँ। ठीक है, एक साइड हिंदी हो एक साइड इंग्लिश हो, वो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसमें कर सकूँ। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कि कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट हो जो इस टाइप से कर सकता है कि सारा पेपर टॉपिक वाई अलग कर सकता है, तो क्वेश्चंस मुझको दे दीजिए, मैं आंसर उनके बाद में मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, केवल आपको क्वेश्चंस लगाने, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मैं दे दूँगी। ठीक है, यदि किसी को नहीं मालूम है कि टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे अलग करेगा, तो जो भी टॉपिक का क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, किस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चंस करना है, तो उस टॉपिक के क्वेश्चंस अलग कर करके मैं दे दूँगी। केवल आपको एक पेज पर टाइप करना है। ठीक है, एक साइड हिंदी में और एक साइड इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद आंसर भी मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, तो यदि कोई स्टूडेंट ऐसा कर सके तो प्लीज़ मेरी हेल्प करते। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली बिल्कुल वास्तविक रूप से मेरे पास टाइम नहीं है। मैं एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको स्केल की बात करना है। हमारा यूनिट 6 में है आपका मापन पैमाने के प्रकार। ठीक है, मापन पैमाने के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। ठीक है, मेजरमेंट स्केल कौन कौन से टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल। ठीक है, यहाँ पे है पैमाने के प्रकार, मापन पैमाने के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। ठीक है, मापन पैमाने के प्रकार। ठीक है, हमको मापने के लिए जो मेजरमेंट स्केल चाहिए होती हैं, ये वो प्रकार है। ठीक है, मेजरमेंट के स्केल के प्रकार हैं। ठीक है, जो मापन के, जो मापनियाँ होती हैं उनके टाइप्स हैं। ठीक है, इसके पहले हम आपको टेस्ट, परीक्षण कौन कौन से होते हैं वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये जो आपके हैं ये मापन के पैमाने के टाइप ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए हमको कौन कौन से स्केल की आवश्यकता होती है, किस तरीके के मापन के द्वारा हम मेजरमेंट कर सकते हैं, चरों को माप सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे, ये सारी चीज़ें हमको रिसर्च में ही चाहिए होती हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें रिसर्च की हैं।
हमने आपको बताया था जब कभी भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास समस्या होती है, उस प्रॉब्लम में, उस समस्या में हमको चर ढूंढने होते हैं, वेरिएबल ढूंढने होते हैं, ठीक है। उन वेरिएबल्स को मापने के लिए, ठीक है, उन वेरिएबल्स को मापने के लिए, ठीक है। देखिए जो मापन होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, गुणात्मक होता है, ये आपको बता चुके हैं, और मात्रात्मक होता है। जो गुणात्मक मापन होता है वो किसी व्यक्ति की, वस्तु की गुण एवं विशेषताओं के आधार पर होता है। जो मात्रात्मक मापन होता है वो संख्याओं में होता है, ठीक है, मतलब कि जिसको हम क्वांटिटी के रूप में बता सकें कि इसकी मात्रा कितनी है, संख्या के रूप में, मात्रा के रूप में, ठीक है। मैं कितने फुट की हूँ, मैं बता दूँ 5 फुट 4 इंच की हूँ, 5 फुट 3 इंच की हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या क्वांटिटी के रूप में, मेजरमेंट, मात्रा के रूप में, या आपको कितना हाइट पूरी काउंट कर दी, ठीक है। लेकिन गुणात्मक रूप में मेरे सामने तीन लोग खड़े हुए हैं, मेरे पास कोई मेजरमेंट स्केल नहीं है, मैं नहीं माप सकती हूँ, तो कह दूँगी ये छोटा है, वो बड़ा है, वो उससे बड़ा है, लेकिन कोई फाइनली क्वांटिटी मैंने नहीं बताई है, ना ही संख्यात्मक रूप में, ना ही मात्रा के रूप में उसको नहीं बताया है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, मात्रात्मक मापन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु के आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर मैं कह दूँ वो बालक प्रतिभाशाली है, वो बालक मंद बुद्धि वालक है, तो ये गुणों के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को गुणों को, विशेषताओं को बता देते हैं। और जो आप पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़ेंगे, प्राचलिक सांख्यिकी और गैर प्राचलिक सांख्यिकी, तो जो पैरामीट्रिक टेस्ट होती है वो गुणात्मक का होती है, जो पैरामीट्रिक टेस्ट होती है वो मात्रात्मक का होता है, और जो नॉन पैरामीट्रिक होता है वो गुणात्मक का होता है। इसको गुणात्मक को कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च और इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, और चरों को एक जिनका भौतिक मापन संभव ना हो, ठीक है। भौतिक मापन से मतलब है वास्तविक पूरा का पूरा मापन। मैं 5 फुट 3 इंच की हूँ, या 5 फुट 4 इंच की हूँ, या 5 फुट 5 इंच की हूँ, ये मैं नहीं बता पा रही हूँ, तो क्या करूँगी, फिर मैं गुणात्मक मापन कर सकती हूँ। जहाँ पर मात्रात्मक मापन संभव नहीं होता है तो हम फिर गुणात्मक मापन का यूज करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय होता है, जो शुद्ध होता है, जो प्योर होता है, वो कौन सा मापन होता है, मात्रात्मक मापन होता है, क्वान्टिटेटिव रिसर्च होता है। क्योंकि मैंने फाइनल बता दिया, ठीक है, मैंने फाइनल बता दिया कि ये इसका वेट कितना है, ठीक है। कोई भी वस्तु है, मैंने ये मार्कर देखा, अब मैं कह दूँ इसका वेट कितना है, तो मैं डायरेक्ट इसको तौलूंगी और बता दूंगी इसका वेट कितना है। लेकिन यदि मुझे अंदाज़ा से बताना हो इस तरीके से कि कितना वेट है, तो एक अंदाज़ा, तो वो फाइनली नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आया। अब मापन के प्रकार में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले 4 यहाँ पे आपकी सिलेबस में दी हुई हैं। सबसे पहले होता है नामित मापन, नामित मापन, मापन या मापनी, नामित स्तर की मापनी, इस तरीके से भी बोलते हैं। दूसरा होता है क्रमिक मापन, तीसरा होता है अंतराल मापन, और चौथा होता है आपका अनुपात मापन, ठीक है। इनको मैं आपको तुलनात्मक रूप से यहीं पे बता दूंगी, ठीक है। इसको कहते हैं नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, ठीक है, इंटरवल स्केल, इसको कहते हैं रेशियो स्केल, ठीक है। ये समझ में आया। अब ये जो मापन होती है, ये नामित मापनी होती है, ये सबसे निम्न स्तर की होती है, ठीक है। और ये जो होती है अनुपात मापनी होती है, ये सबसे उच्च स्तर की होती है, ठीक है। तो सबसे निम्न स्तर, इसके बाद इससे अच्छा होता है, इसका होता है, इसके बाद इससे अच्छी ये होती है, और ये सबसे अच्छी होती है, ठीक है। तो इस क्रम में चलते हैं, ये सबसे ऊंची और ये सबसे नीची, ठीक है। तो यहाँ से ये सबसे नीची होती है, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, मतलब कि ये भी है इससे ज़्यादा अच्छी
कौन इससे ज़्यादा अच्छी ये होती है और इससे ज़्यादा अच्छी ये होती है, इससे ज़्यादा अच्छी ये होती है। अच्छी का मतलब है ये सबसे कम शुद्ध मापन देती है, ठीक है, सबसे कम शुद्ध माप होता है। और इसमें इससे थोड़ा ठीक होता है, इसमें इससे भी ज़्यादा ठीक होता है और इसमें सबसे शुद्ध होता है, ठीक है, शुद्धता के अकॉर्डिंग हम, क्योंकि यहाँ पर हमको मापन करना है, ठीक है। तो जिसके द्वारा जो हमारा मेज़रमेंट हो वो बिल्कुल फाइनली सही हो, तो इसमें जो हमारा मेज़रमेंट होता है वो सबसे कम अच्छा होता है, शुद्ध कम होता है, लेकिन इसमें जो होता है सबसे अच्छा होता है। तो आपके जो दिसंबर के पेपर में, ठीक है, अभी जो आपका 2019 का पेपर हुआ था दिसंबर का, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इसी का आया हुआ है। अभी हम उसको देखते हैं। हाँ देखिए, परिशुद्धता, संगतता, प्रयुक्त संक्रियाओं की दृष्टि से उत्तरोत्तर क्रम में मापनी को प्रस्तुत करने हेतु निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है। आपका दिसंबर 2019 का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, दिसंबर 2019 का ही क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, उत्तरोत्तर क्रम में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें से पहले दिया हुआ है अनुपात, अंतराल। तो सबसे पहले सीधा सा, सबसे पहले आपका नामित आएगा, फिर क्रमिक आएगा, फिर अंतराल आएगा, फिर अनुपात आएगा। सीधा यहीं से क्वेश्चन पूछा गया आपका दिसंबर का। उठा के देख लीजिए आप, 2019 का ही पेपर है दिसंबर का, ठीक है। तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया, तो आप यहीं से इनको याद रख लीजिए। ये जो मापनी होती है ये सबसे निम्न स्तर की होती है और ये जो मापनी होती है ये सबसे उच्च स्तर की होती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप याद रख लीजिए, आपका दिसंबर में यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उत्तरोत्तर क्रम में लिखना है, ठीक है। प्रयुक्त संक्रियाओं की दृष्टि से उत्तरोत्तर क्रम में मापनी को प्रस्तुत करने हेतु कौन सा क्रम सही होगा। उत्तरोत्तर मतलब पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर बढ़ते क्रम में उत्तरोत्तर। तो सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इस क्रम में तो सबसे पहले आपका नामित आएगा, फिर क्रमिक आएगा, फिर अंतराल आएगा, फिर अनुपात। हो सकता है इस बार वो पूछ ले निम्नतर स्तर में, ठीक है, ऊंचे से घटते हुए क्रम में। तो फिर कौन सा आएगा, अनुपात, अंतराल, क्रमिक, नामित। तो सबसे लास्ट में नामित आ जाएगा, ठीक है, घटते हुए क्रम में। लेकिन यदि उत्तरोत्तर क्रम में पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले नामित हो गया, ठीक है, इसके बाद हो गया ऑर्डिनल हो गया, फिर हो गया आपका इंटरवल, फिर हो गया आपका रेशियो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा सही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसके बाद हम बात करते हैं नामित स्तर। नामित स्तर क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को उसकी गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर, जब हम किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, किसी भी चीज़ को उसके गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये मार्कर का नाम क्यों है, क्योंकि ये अपने में लिखने की विशेषता है इसकी, इसीलिए इसका नाम मार्कर रख दिया। तो किसी भी बच्चे को नाम देना उसके गुणों के आधार पर, ठीक है, किसी व्यक्ति को नाम देना, इसका नाम राम, इसका नाम श्याम, इसका नाम गीता, इसका नाम सीता। तो इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, नामित मापनी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इसमें जोड़ घटाने जैसी प्रक्रियाएँ नहीं होती हैं। इसमें हम जो चर होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, इसमें हम उनके साथ क्या, जोड़ और घटाना नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। तो ये सबसे निम्न स्तर की मापनी होती है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को उसकी गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर जब हम नाम दे देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम नॉमिनल स्केल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो यूज होता है गुणात्मक मापन का होता है स्पेशली, क्योंकि जब हम इसमें जोड़ घटाना कर ही नहीं सकते तो क्वांटिटी की तो सवाल ही नहीं उठता, मात्रात्मक के रूप में बता ही नहीं सकते। केवल हम उनको क्या काउंट कर सकते हैं, एक क्लास में कितने बच्चे हैं हम उनको बता सकते हैं, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, केवल हम उनकी गणना कर सकते हैं। अब उन बच्चों में ना तो हम कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही कुछ घटा सकते हैं। मान लीजिए हमको किसी के बच्चे की ईमानदारी के बारे में पता चलना है कि ये बच्चा ईमानदार कितना है, ठीक है। तो क्या हम इसमें 2% जोड़ दें तो क्या श्याम की ईमानदारी बन जाएगी, नहीं बनेगी ना। मतलब कि यदि हम ईमानदारी में मान लीजिए 2 ईमानदार लोग व्यक्ति हैं, ठीक है, तो यदि उसकी ईमानदारी उसमें जोड़ दें तो क्या वो दुगना हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर हम कोई भी जोड़ घटाना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो जितना है केवल जैसे मान लीजिए फलों को नाम देना है, मार्ग इस ये वर्ड है, मतलब इनकी गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर जो वस्तु होती है जिसको हम नाम देते हैं वो अपने अंदर उन विशेषताओं को समाहित किए होती है, ठीक है। उन विशेषताओं को अपने अंदर क्या किए होती है, समाहित किए होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल मापनी कहते हैं, नॉमिनल स्टेज कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि मतलब हम किसी भी व्यक्ति को,
या वर्गों में बांट दें, मान लीजिए किसी क्लास के बच्चे, ठीक है, तो वो एक समूह हो गया, एक वर्ग हो गया, या किसी वर्ग में बांट दें, ठीक है। जैसे लिंग के आधार पर, मान लीजिए एग्जाम्पल क्या हो गया, लिंग के आधार पर, तो स्त्री और पुरुष हो गया, ठीक है। और रहन सहन के आधार पर तो गांव में शहर हो गया, ठीक है, निवास के आधार पर। तो ये नामित मतलब कि हमने इसको गांव नाम दे दिया, इसको नाम शहर दे दिया। किसी भी वस्तु को, जैसे फल, किसी को आम, केला, मतलब सारी चीज़ें जिनको हम नाम से व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नामित मापनी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। नामित मापन क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को उसकी गुण एवं विशेषताओं के आधार पर हम उनको क्या कर देते हैं, उनके नाम दे देते हैं और उनको या किसी समूह में बांट देते हैं या किसी वर्ग में निर्धारित कर देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए पढ़ाई के स्तर के आधार पर, या मान लीजिए फर्नीचर के आधार पर, टेबल हुई, कुर्सी, मेज, सारी चीज़ें ये क्या नामित मापनी के अकॉर्डिंग आ जाएंगी, ठीक है, अंदर आ जाएंगी। किसी क्लास के बच्चे को नाम देना, ठीक है, क्लास में जितने बच्चे हैं उनको हमने नाम दे दिया, ये राम, ठीक है, श्याम, गीता, इस तरीके से नाम दे दिया, तो इनको क्या कहते हैं, नामित मापनी कहते हैं। अब आती है क्रमिक मापनी। क्रमिक मापनी क्या होती है, क्रमिक मापनी में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु की गुण के आधार पर उनको नाम नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या दिया, उनके गुणों के आधार पर उनको नाम दे देते हैं। जो वस्तु, जो व्यक्ति जिस विशेषता को अपने आप में रखता है हम उसको वही नाम देते हैं। जैसे कोई मान लीजिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है तो हमने उसको इंजीनियर, कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो हम उसको डॉक्टर कह देते हैं, तो ये नाम दे दिया उनको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि गुण की योग्यता के आधार पर, ठीक है, गुण की विशेषता के और योग्यता के आधार पर हम उनको क्रम में बांट देते हैं, क्रम में रख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए गुण की, किसी व्यक्ति की, वस्तु की गुण की योग्यता के आधार पर, ठीक है, आधार पर, मतलब जैसे गुण की योग्यता क्या हुई, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, तो किसी क्लास में बच्चे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फेल कहना, तो ये क्रम में होता है, ठीक है। ये उच्च, निम्न से उच्च क्रम में बढ़ता हुआ होता है, ठीक है, निम्न से उच्च क्रम में, ठीक है। या किसी की बुद्धि लब्धि के आधार पर, ठीक है, बुद्धि लब्धि के आधार पर, प्रतिभाशाली, निम्न से उच्च में नहीं होता है। ये देखिए फर्स्ट जो होता है वो सबसे उच्च, मतलब क्रम में होता है, इसका कोई वो नहीं होता। प्रतिभाशाली, फिर हो गया औसत, हो गया हमारा, ठीक है, फिर मान लीजिए मंद बुद्धि। तो इस क्रम में जब हम बांटते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, क्रमिक मापनी कहते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कोई बालक श्रेष्ठ है, कोई औसत है, कोई कमजोर है, ठीक है, क्रम में बांटना, ठीक है, एक क्रम देना, तो इसी को क्या कहते हैं, क्रमिक मापनी। लेकिन मान लीजिए जैसे किसी क्लास में, ठीक है, किसी क्लास में गणित में किसी बच्चे के नंबर 30 आए, किसी के 25 आए, किसी को 20 आए, किसी के 15 आए, तो इनको एक क्रम में दे देना। यहाँ से हम 15, 20, 25, 30, तो इस तरीके से हमने इनको क्या, क्रम में डिवाइड कर दिया। ये क्रम में, ये जिसके 30 आए वो सबसे अच्छा है, जिसके 25 आए वो उससे कम है, जिसके 20 आए वो कम है, और जिसके 15 आए वो और कम है। तो एक क्रम डिवाइड कर देना, एक क्रम में डिफाइन कर देना, क्रम दे देना, इसी को क्या कहते हैं हम, क्रमिक मापनी कहते हैं। लेकिन इसमें मुख्य रूप से होता क्या है, ये जो क्रम है, क्रम तो देते हैं लेकिन इसमें इनका जो समान अंतर होता है वो समान नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक है, फिर औसत है, फिर मंदबुद्धि बालक है, तो ऐसा नहीं होता है कि जो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि मान लीजिए 140 है, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक की मान लीजिए बुद्धि 140 है तो या 180 है, ठीक है, तो जो औसत बालक होगा उसकी 140 है। अब मान लीजिए जो मंद बुद्धि बालक होगा उसकी मान लीजिए 120 है। तो ऐसा नहीं होता है कि इनमें समान अंतर होता है, ठीक है, केवल एक योग्यता के आधार पर हम कह देते हैं कि ये कम है, ये ज़्यादा है, ये उससे कम है, लेकिन इनमें जो अंतर होता है उसको डिफाइन नहीं करते हैं हम इस क्रमिक मापनी में, ठीक है। क्रमिक मापनी में केवल क्या करते हैं, केवल हम इनको उच्च से निम्न स्तर में या निम्न से उच्च स्तर में तो बांट देते हैं, ठीक है, लेकिन
क्रम दे देते हैं, लेकिन इनमें जो अंतर होता है उसको नहीं बताती कि कितना अंतर है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका अंतर समान नहीं होता है। ठीक है, अंतर क्या होता है आपका, समान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और दे देते हैं कि क्लास में राम को, ठीक है, क्लास में राम फर्स्ट आया, ठीक है, श्याम सेकंड आया और जो मोहन है वो थर्ड आया। ठीक है, तो इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि जो राम की और श्याम की योग्यता में अंतर है वही श्याम और मोहन की में भी हो। ठीक है, मान लीजिए राम फर्स्ट आया तो इसके मान लीजिए कितने 80% आ गए। ठीक है, लेकिन श्याम सेकंड आया तो इसके कितने परसेंट आए, मान लीजिए 50% आए। लेकिन मोहन कितना आया, थर्ड आया, तो हो सकता है इसके कितने परसेंट आए हों, 40% आए हों। तो जो राम और श्याम में अंतर है जरूरी नहीं है वो श्याम और मोहन में भी वही अंतर होगा। इनकी मात्रा जो होती है समान नहीं होती है। ठीक है, केवल रैंक के आधार पर। जैसे आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 60% में फर्स्ट डिवीजन बन जाती है। ठीक है, इसके बाद 50 से जो कम होते हैं, ठीक है, जो 50 से कम होते हैं उनकी क्या होती है, सॉरी जो 60 से कम होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 59 से 60, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं 59 के नीचे जितने भी लोग होते हैं उनकी क्या होती है, सेकंड डिवीजन होती है। ठीक है, लेकिन जो 40% होते हैं, 40% से जो कम वाले होते हैं वो क्या होते हैं, 30% होते हैं। ठीक है, तो 40% मतलब चलिए 39, ठीक है, तो मान लीजिए कि जो 60% बच्चा आया उसका मान लीजिए पूरे 60% है, लेकिन जिसके 59 भी आए उसको केवल 1% ही तो कम है, या मान लीजिए वो एक ही नंबर से रुक गया है। ठीक है, एक ही नंबर से रुक गया तो लेकिन वो सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि जितना आपका इन दोनों में अंतर है उतना ही थर्ड और सेकंड में भी होगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं होता, इनमें कोई समान अंतर नहीं होता है, बस इनको हम एक क्रम रैंक में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, रैंक में डिवाइड कर देते हैं कि मान लीजिए प्राप्तांकों के आधार पर फर्स्ट सेकंड थर्ड में कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर हमें करना है तो हमने कह दिया कि ये कैसा है, ये लंबा है, ये औसत है, औसत मतलब एवरेज नॉर्मल है, ये नाटा है। ठीक है, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये व्यक्ति मान लीजिए 5 फुट 3 इंच का है तो ये औसत है, मान लीजिए ये 5 फुट का है, और ये जो नाटा है तो मान लीजिए ये 4 फुट का है। ठीक है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि ये इनमें अंतर बराबर होगा। ठीक है, अंतर बराबर नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि केवल हम क्रम देते हैं कि हमने इसको लंबा कह दिया, इसको औसत, इसको नाटा कह दिया। ठीक है, तो मान लीजिए क्लास के पढ़ने के आधार पर, जैसे क्लास की योग्यता, तो ये प्राथमिक स्तर हो गया, माध्यमिक, उच्चतर या स्नातक स्तर हो गया। ठीक है, तो इस क्रम में मतलब डिवाइड करना, तो इस तरीके से हम इसमें क्रमिक विधि में क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इनको बांट देते हैं क्रम में, एक क्रम में इनको विभाजन कर देते हैं। तो ये समझ में आई है सभी लोगों को। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है कि जब कभी भी चरों में अंतर बराबर ना हो तो वो कौन सी स्केल होती है। ठीक है, कि जब कभी भी चरों में अंतर बराबर ना हो तो वो कौन सी स्केल होती है, तो वो आपकी होगी क्रमिक स्केल। लेकिन कभी भी पूछा जाए कि जब चरों में अंतर बराबर हो, चरों के अंतर की मात्रा बराबर हो, तो कौन सा होगा, आपकी अंतराल, इंटरवल। ठीक है, इसमें और इसमें यही अंतर होता है। इसमें चरों की, जो हम चरों को डिवाइड करते हैं, जो मापन करते हैं, चरों को जो हम बांटते हैं एक क्रम में लगा देते हैं। ठीक है, हमने देखा इसमें भी क्या होता है, इसमें आपकी जोड़ घटाना नहीं होता, गणितीय संक्रियाएं नहीं हो सकती। ठीक है, जब कभी भी चरों में अंतर बराबर ना हो तो कौन सी स्केल होती है, आपकी क्रमिक। चरों में अंतर, चरों में अंतर बराबर ना हो, ठीक है, तो कौन सी स्केल होती है आपकी
क्रमिक मापन होता है, वहाँ पर क्रमिक ऑर्डिनल स्केल होती है, ठीक है। यहाँ पर चलो मैं केवल हम देखिए जो आपकी नॉमिनल स्केल बताई थी, ये इसमें हमने बताया था केवल हम गणना कर सकते हैं क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है। क्लास में कितने बच्चे हैं, कोई वस्तु है तो वो कितनी, उनको काउंट कर सकते, केवल उनकी गणना कर सकते, गिनती कर सकते, इससे ज़्यादा हम उसमें कुछ जोड़ घटाना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब गणितीय जो संक्रियाएँ होती हैं, गणितीय जो प्रक्रियाएँ होती हैं उनमें हम नहीं कर सकते, ठीक है। और जो क्रमिक मापन होता है इसमें भी हम गणितीय जो जोड़ना घटाने का प्रयोग नहीं करते, इसमें केवल हम निम्न से उच्च स्तर में बांट सकते हैं, ठीक है। उच्च स्तर पर बांट सकते हैं या उच्च स्तर से निम्न स्तर पर हम इनको बांट सकते हैं, ठीक है। केवल इतना कर सकते हैं, ठीक है। उच्च से निम्न स्तर पर और निम्न से उच्च स्तर पर केवल हम इतना कर सकते हैं, किनको बांट सकते हैं। तो जब हम इन दोनों में कोई गणितीय संख्यात्मक या मात्रात्मक चरों का यूज़ नहीं कर सकते, मात्रात्मक रूप में संख्यात्मक रूप में चरों को नहीं माप सकते, तो ये आपकी दोनों कैसी हुई, गुणात्मक, ठीक है। गुणात्मक तरीके से इनका मापन होगा, ठीक है। जो हमने आपको बताया था गुणात्मक तरीके से, क्वालिटेटिव, इसमें हम क्वांटिटी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये दोनों होती हैं ये आपकी कैसी होती है, क्वालिटेटिव, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, ठीक है। मात्रात्मक रूप में हम इनको बांट सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आई। अब इसके बाद अंतराल मापनी। अंतराल मापनी क्या होती है, ठीक है। अंतराल मापनी क्या होती है, जब कभी भी दो चरों के बीच समान अंतर हो, ठीक है। क्या हो, समान अंतर हो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बताया था कि दो चरों के बीच समान अंतर ना हो। अंतर तो है, ठीक है, अंतर तो होता है कि मान लीजिए जो व्यक्ति फर्स्ट आया, जो सेकंड आया, जो थर्ड आया, यदि अंतर ना होता तो फर्स्ट क्यों होता, ये सेकंड क्यों होता, ये थर्ड क्यों होता। अंतर तो है क्योंकि फर्स्ट वाला फर्स्ट है, सेकंड वाला सेकंड है। उच्च स्तर से जो कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई मंद बुद्धि बालक है, कोई औसत बालक, तो अंतर तो उनमें है। यदि अंतर ना होता तो प्रतिभाशाली बालक प्रतिभाशाली क्यों होता और मंद बुद्धि बालक मंद बुद्धि वाला क्यों होता, ठीक है। लेकिन उसमें ये नहीं फाइनली पता होता है कि अंतर कितना है, समान अंतर नहीं होता है, ठीक है। समान अंतर नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि जितना प्रतिभाशाली बालक में और औसत बालक में अंतर है उतना ही अंतर औसत बालक में और मंद बुद्धि बालक में अंतर है, ठीक है, ठीक है। तो जब कभी भी दो चरों के बीच समान अंतर की बात की जाए, समान अंतर हो, तो वहाँ पर कौन सी मापनी होती है आपका, वहाँ पर कौन सा मापन होता है, अंतराल मापन, ठीक है, इंटरवल स्केल, ठीक है। तो जब कभी भी हम दो चरों के मध्य समान अंतर की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा अंतराल मापन होता है। जैसे होता क्या है, मान लीजिए, एक मिनट, मार्कर काम नहीं कर रहा है मेरा, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए 0 है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और यहाँ पर 35, ठीक है। तो जब कभी भी किन्हीं दो लगातार इकाइयों में अंतर कैसा हो, समान हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितना 0 से 5 के बीच अंतर है उतना 5 से 10, 10 से 15, उतना सभी इकाइयों में अंतर क्या है, समान है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि जब दो चरों में समान अंतर हो, ठीक है, या लगातार किन्हीं दो इकाइयों में समान अंतर हो, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका इंटरवल स्केल होता है, अंतराल मापन होता है। तो ठीक है, अंतराल क्या, अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्रमिक मापन में हमने क्या बताया था कि जब अंतर समान ना हो, ठीक है, तो कौन सी मापनी होगी आपकी, क्रमिक मापनी। लेकिन जब अंतर समान हो तो कौन सी होगी आपकी, इंटरनल, ठीक है, आपकी अंतराल मापनी होगी, ठीक है, इंटरवल स्केल। समझ में आया कि क्या, जब हमारे जो अंक हों, या मान लीजिए किसी क्लास में बच्चे को जो अंक दिए गए हैं तो कैसे हो, बराबर अंतर हो उनमें, तो वहाँ पर कैसे क्या होगा हमारा, हम किसका यूज करेंगे, अंतराल मापन का। जब चरों के बीच अंतर कैसा हो, बिल्कुल से समान हो, ठीक है, अंतर कैसा हो, समान हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, आपका अंतराल मापन का। इसमें होता क्या है, यहाँ पर हम इसमें सापेक्ष मापन भी संभव होता है। कैसा,
सापेक्ष मापन संभव होता है। सापेक्ष मापन क्या होता है कि मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन को हमको छोटा दर्शाना है, ठीक है। तो इस लाइन, जब ये लाइन बनी हुई है, इस लाइन को हमको छोटा दर्शाना है, तो इस लाइन को हम काट पीट तो सकते नहीं है, जो पहले से इसमें क्या काट पीट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या होता है, जोड़ और घटाना कर सकते हैं, लेकिन गुणा और भाग नहीं कर सकते, ठीक है। जोड़ घटाना तो हो जाता है इसमें, लेकिन गुणा और भाग नहीं होता है, ठीक है। तो मान लीजिए सापेक्ष मापन क्या होता है कि जब यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है और इस लाइन को हमको छोटा दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें इसके लाइन को काटेंगे पीटेंगे थोड़ी नहीं। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, ये दूसरी बड़ी लाइन खींच देंगे, तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए यदि हमें किसी बच्चे को, क्लास में कोई टॉप बच्चा है, ठीक है, वो सबसे होशियार है, उसके लेवल पे कोई भी नहीं है, लेकिन उससे भी होशियार, उससे भी टैलेंटेड बच्चा यदि कोई क्लास में आ जाएगा, तो वो बच्चा कैसा हो जाएगा, कम होशियार हो जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या हम उसकी होशियारी को कम कर सकते हैं, उस बच्चे को, टैलेंट को काट सकते हैं क्या, पीट सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, काट नहीं सकते ना। उस बच्चे के टैलेंट को नहीं कम कर सकते। उस बच्चे का यदि हमको टैलेंट कम बताना है, तो उसके लिए हमको उससे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा चाहिए होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष मापन। यदि हमको इस लाइन को छोटा करना है, तो हम इसके आगे एक बड़ी लाइन खींच देंगे, तो ये क्या हो गया, आपका सापेक्ष मापन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब इसमें होता क्या है, इसमें हमारा वास्तविक शून्य या परम शून्य, ठीक है, वास्तविक शून्य या परम शून्य जैसा कोई बिंदु नहीं होता, ठीक है। वास्तविक शून्य या परम शून्य बिंदु जैसा कोई बिंदु नहीं होता है। वास्तविक शून्य का मतलब होता है रियल जीरो, ठीक है, और परम शून्य का मतलब होता है एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। इसका मतलब होता है वास्तविक शून्य या परम शून्य होता क्या है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति या वस्तु की बिल्कुल से गुण विहीनता को दर्शाते हैं, तो उसको कहते हैं वास्तविक शून्य, ठीक है। मतलब कि जब किसी व्यक्ति की या वस्तु की गुण विहीनता को बिल्कुल से दर्शा दें, उसके अंदर वो चीज़ बिल्कुल से, यदि हमको किसी भी व्यक्ति की रोशनी को दर्शाना है कि वो व्यक्ति देख सकता कि नहीं देख सकता, तो वास्तविक शून्य कहाँ पर होगा कि उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो वास्तविक शून्य उसको कहते हैं कि जहाँ कहीं भी जो मापन हो बिल्कुल जीरो। जीरो का मतलब यहाँ पर होता है वास्तविक शून्य, ये भी जीरो होता है, परम शून्य ये भी जीरो होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का यूज नहीं होता, ये जीरो यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है। इन जीरो को यहाँ पर नहीं माना जाता, ठीक है। इन वास्तविक शून्य और परम शून्य बिंदु जैसा कोई बिंदु यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। वास्तविक शून्य का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति में या बच्चे में या व्यक्ति में या वस्तु में जिस विशेषता को हम माप रहे हैं या जिस गुण को हम माप रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल जीरो है, ठीक है। लेकिन इसमें वास्तविक शून्य बिंदु कोई नहीं होता है, इसमें कैसा होता है, आभासी जीरो होता है, आभासी जीरो होता है। इसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जीरो, एब्स्ट्रैक्ट जीरो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जीरो। एब्स्ट्रैक्ट आभासी जीरो क्या होता है, मतलब कि जैसे किसी क्लास में, ठीक है। अब इन दोनों को अर्थ समझिए, क्योंकि इसमें अंतराल मापन में और अनुपात मापन में केवल इन्हीं में अंतर है, ठीक है। परम शून्य, वास्तविक शून्य क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की वस्तु की गुण की विशेषता को बिल्कुल से क्या करना, नकारना, ठीक है, बिल्कुल ही भी वो विशेषता नहीं है, ठीक है। अस्तित्व विहीनता को दर्शाना, ठीक है, गुण विहीनता को व्यक्त करना, ठीक है। मान लीजिए यदि मैं कहूँ कि वो व्यक्ति कैसा है, बेईमान है, तो वो पूर्ण रूप से बेईमान है, ठीक है। उसकी पूर्ण रूप से गुण विहीनता, पूर्ण रूप से बेईमान है, 1% भी उसमें ईमानदारी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वास्तविक शून्य को हम नहीं मानते हैं, किसको मानते हैं, आभासी शून्य को मानते हैं। आभासी शून्य क्या होता है, किसी क्लास में, मान लीजिए किसी क्लास में एक बच्चे के गणित में
ठीक है। गणित में कितने नंबर आए? 0 नंबर आए, ठीक है। गणित में 0 नंबर आए तो हम क्या कहेंगे? शून्य। क्या आया बच्चे का? शून्य आया। इसी को कहते हैं आभासी शून्य। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस बच्चे का जो टेस्ट लिया गया उस टेस्ट में उसके 0 नंबर आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को गणित में कुछ भी नहीं आता है, कि वो बच्चा गणित में 0 है, ठीक है। वो उस बच्चे को कुछ ना कुछ तो गणित में आता है ना, ठीक है। लेकिन जब कभी भी ऐसा हो कि वो गणित में कुछ भी नहीं जानता हो, ठीक है, बिल्कुल से रियल 0 हो, वास्तविक, उसको क्या कहते हैं? वास्तविक शून्य कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने क्लास में टेस्ट लिया, उस बच्चे के उस टेस्ट में 0 आए, तो वहाँ पे क्या, उस 0 का क्या मतलब होता है? आभासी शून्य, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट 0, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट 0 को इसमें हम मानते हैं, आभासी 0 को मानते हैं कि वो बच्चा उस टेस्ट को सॉल्व नहीं कर पाया, उस क्वेश्चंस को वो नहीं कर पाया, लेकिन उसको गणित में कुछ ना कुछ तो आता है। मान लीजिए उससे छोटे हम सवाल उसको जोड़ घटाना दे देंगे, या कोई छोटे सवाल दे देंगे, सरल सवाल दे देंगे, तो वो उन सवालों को सॉल्व वो कर सकता है, ठीक है। तो आभासी शून्य का और परम शून्य का, वास्तविक शून्य का समझ में आया आपको, ठीक है। इनमें वास्तविक शून्य, परम शून्य को नहीं माना जाता है। किसको माना जाता है? आभासी शून्य को, ठीक है। तो आभासी शून्य क्या होता है कि यहाँ पे ये 0 दर्शा तो रहा है, लेकिन इस 0 का मतलब गुणविहीनता से नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको गणित में कुछ नहीं आता है, बस उसको उस टेस्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन गणित में तो आता है। उस टेस्ट में उसके मार्क्स 0 आए हैं, लेकिन गणित में बच्चा 0 नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसके अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसकी विशेषता यही होती है कि इसमें सभी इकाइयों के मध्य या सभी चरों के मध्य अंतराल कैसा हो? समान अंतराल हो, किन्हीं 2 इकाइयों के मध्य लगातार अंतर हो। इसमें जोड़ घटाना हम कर सकते हैं, गुणा भाग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आभासी 0 को मानता है, वास्तविक शून्य और परम शून्य को नहीं मानता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है? थर्मामीटर, थर्मामीटर, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है इसमें? थर्मामीटर होता है। जैसे इसमें थर्मामीटर में क्या होता है? 94 डिग्री से लेके 108 डिग्री तक जो अंतर होता है इसमें समान होता है, ठीक है। जितना भी होता है अंतर समान होता है सभी इकाइयों के बीच, ठीक है। तो इसकी यही विशेषता होती है। इसके बाद आपका आता है अनुपात मापन, ठीक है। जो अंतराल मापन का यूज सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान में किया जाता है। जब यहाँ पर हमारा क्या होता है? गणितीय संक्रियाएं हम कर सकते हैं। माना कि हम गुणा भाग नहीं कर सकते, लेकिन जोड़ घटा तो कर सकते हैं, कुछ जोड़ और कुछ घटा तो सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये 0 आया, ठीक है, एक टेस्ट में बालक गणित में 0 आया, लेकिन वही दूसरा हमने उसको इजी टेस्ट दिया, उस बच्चे के उसमें कुछ ना कुछ तो मार्क्स आएंगे। मान लीजिए उस टेस्ट में उसके मार्क्स 10 आ गए, ठीक है। तो इसमें हम कुछ जोड़ा कुछ घटाना कर सकते हैं, ठीक है। गुणा भाग नहीं कर सकते, लेकिन जोड़ घटाना इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैसा, ये दोनों हमने आपको, तो ये आपकी ये दोनों कैसी हो गई? मात्रात्मक, ये भी मात्रात्मक और ये भी मात्रात्मक, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई सभी लोगों को, ठीक है। अगला है आपका अनुपात मापनी। अनुपात मापनी को देखते हैं। अनुपात मापनी क्या होती है? जो अनुपात मापनी होती है ये सबसे उच्च स्तर की होती है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उच्च स्तर की होती है, सबसे ज़्यादा शुद्ध होती है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होती है। और जितना जो भी आपके अंतराल मापन की इंटरवल स्केल की विशेषताएं हैं वो सभी होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? ये सभी विशेषताएं, सभी विशेषताएं से मतलब है समान आपका अंतराल होता है, ठीक है। सभी इकाइयों में जो अंतर होता है वो समान होता है। लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से विशेषता क्या होती है, हमने यहाँ पर आभासी शून्य माना था, ठीक है। आभासी शून्य को ये मानता है अंतराल मापनी, और परम शून्य या वास्तविक शून्य को नहीं मानता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये आभासी शून्य को नहीं मानता है। ये क्या कहता है? आभासी शून्य को नहीं मानता है, ये वास्तविक शून्य को मानता है। वास्तविक शून्य
और परम शून्य को मानता है। केवल इन दोनों में अंतर इतना ही होता है, ठीक है। इन दोनों में अंतर कितना होता है कि ये वास्तविक शून्य को मानता है और परम शून्य को मानता है, और ये आभासी शून्य को नहीं मानता है। आपका अनुपात मापनी जो होता है आभासी शून्य को नहीं मानता है, वास्तविक मान लीजिए। यदि यहाँ पर हमने कहा कि आपके गणित में मार्क्स 0 आए तो आप फाइनली गणित में बिल्कुल 0 हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, गणित में आपको गिनती भी नहीं आती है, ठीक है। मतलब कि पूर्ण रूप से गुणविहीनता, ठीक है। जिस गुण को हम माप रहे हैं, यदि उसमें आप उस टेस्ट में आपके मार्क्स 0 आते हैं, यदि हम आपका गणित का टेस्ट ले रहे हैं और गणित में हम आपको देखना चाह रहे हैं आपको क्या आता है, और उसमें यदि आपके मार्क्स 0 आते हैं तो वास्तविकता में आप क्या हैं, 0 ही हैं, आपको गणित में कुछ नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर अनुपात मापनी में क्या होता है कि दो चरों को एक दूसरे के सामने हम अनुपात के रूप में रखते हैं, ठीक है। दो चरों को एक दूसरे के सामने अनुपात के रूप में रखते हैं, तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो चर होने चाहिए। दो चरों को अनुपात के रूप में रखते हैं, ठीक है, अनुपात के रूप में रखते हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं कहूँ राम का वेट कितना है, 100 किलो है, ठीक है। श्याम का वेट कितना है, 25 किलो है। तो क्या यहाँ पर हम राम श्याम को 4:1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। यदि मैं यहीं पे कहूँ कि राम का वेट 60 किलो है, ठीक है, और श्याम का वेट 30 किलो है, तो क्या यहाँ पर 2:1 लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से अनुपात के रूप में लिखते हैं, दो इकाइयों को क्या करते हैं, अनुपात के रूप में लिखते हैं। दो चरों का अनुपात के रूप में एक दूसरे के सामने हमको लिखना होता है, ठीक है। इसमें अंतराल जो होता है समान होता है, अंतराल की सभी मापन की गुणों के आधार पर सभी इकाइयाँ समान होती हैं, ठीक है। इसमें आपका रियल 0 नहीं होता है, वास्तविक 0 नहीं होता है। अनुपात मापनी में वास्तविक 0 होता है, ठीक है, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, जैसे मान लीजिए लंबाई, ठीक है, बिगाड़ देती हूँ पहले इसको। अनुपात मापनी के जो एग्जाम्पल हैं क्या है, लंबाई, या मान लीजिए दूरी, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं, अनुपात मापनी के, ठीक है। दूरी हो गई, वजन हो गया, तो इसको क्या हम अनुपात के रूप में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की हाइट कितनी है, 5 फुट है, ठीक है, और किसी व्यक्ति की लंबाई कितनी है, 2.5 फुट है, 2 फुट या 2.5 फुट मान लीजिए, तो इस पे हम क्या लग सकते हैं, 2:1 लिख सकते हैं। दूरी को भी हम इसमें लिख सकते हैं। और इनमें क्या होता है, वास्तविक शून्य, परम शून्य होता है। परम शून्य कैसे होता है कि मान लीजिए कहीं की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, लेकिन किसी जगह से मान लीजिए मैं कहूँ कानपुर से कहाँ की, लखनऊ की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, ठीक है, 100 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर जब मैं कानपुर में लखनऊ पहुँच जाऊँ तो फिर मैं कहूँ अब क्या, दूरी पूरी खत्म हो गई है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 भी ला सकते हैं, ठीक है। वास्तविक शून्य होता है, किसी की हाइट हम उसमें दर्शा भी सकते हैं और वास्तविक शून्य पे भी आ सकते हैं, ठीक है, परम शून्य पे भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें मान लीजिए अनुपात को दो मापते ही मापते हैं, तो इसमें सीधा सा होता है कि दो चरों को उनके अनुपात के रूप में लिखा जाता है, उनके आमने सामने। इसकी यही विशेषता होती है, ठीक है। सबसे पहले नामित में नाम के आधार पर, गुण की विशेषता के आधार पर वस्तुओं को नाम दे देते हैं, ठीक है। उनको समूहों में बांट देते हैं या वर्गों में बांट देते हैं, उस वर्ग को नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रम में बांट देते हैं, क्रम से लगा देते हैं उच्च से निम्न स्तर, निम्न के क्रम में या निम्न से उच्च के क्रम, ठीक है। इसके बाद अंतराल मापन में इन दोनों में जोड़ घटाना गणितीय संक्रियाएं नहीं होती हैं, ये गुणात्मक स्टैटिक्स होती है। यहाँ पर गुणात्मक का यूज करते हैं, गुणात्मक मापन का यूज करते हैं। इसके बाद अंतराल मापन में क्या होता है, सभी चरों के मध्य इकाइयों के मध्य जो अंतर होता है वो समान होता है, ठीक है। और यहाँ पर
परम शून्य या वास्तविक शून्य नहीं होता है, आभासी शून्य होता है, एब्स्ट्रैक्ट शून्य होता है, एब्स्ट्रैक्ट जीरो होता है। ठीक है, ये बता चुके हैं क्या होता है। अंतराल अनुपात मापन में क्या होता है, जितनी भी विशेषताएं अंतराल मापन की होती हैं समान अंतर होना चाहिए इकाइयों के बीच। ठीक है, और क्या होना चाहिए, इसमें जोड़ घटाना, इसमें हमने कहा इसमें जोड़ घटाना संभव होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जोड़ घटाना गुणा और भाग, चारों चीज़ें हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होता है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अनुपात, दो चरों को उनके क्या करते हैं, अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या अंतराल मापन में अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, अंतराल मापन में अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 किलो का है और कोई व्यक्ति 60 किलो का है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 2:1 लिख सकते हैं ना। लेकिन मान लीजिए अब यहाँ पर हमको बुद्धि लब्धि के आधार पर मापते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि के आधार पर बांटते हैं, तो किसी व्यक्ति की 140 बुद्धि लब्धि है। ठीक है, और किसी व्यक्ति की 70 बुद्धि लब्धि है। तो क्या हम इसको 2:1 लिख सकते हैं, ये बराबर होगा इनके, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जैसे मान लीजिए 30-30 किलो, ठीक है, 30-30 किलो वाले व्यक्ति मिलके 60 किलो के वजन के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, यदि 2 30-30 किलो वाले व्यक्ति हों और एक 60 किलो वाला व्यक्ति हो, इनका वजन एक दूसरे के बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए जो 60 किलो वाला व्यक्ति है वो 30-30 किलो वाले व्यक्ति 2 जोड़ दें तो 60 किलो वाला व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन क्या जिसकी बुद्धि लब्धि 70 दो बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों को हम जोड़ के क्या 140 बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इसको अनुपात में हम अंतराल मापन में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आप सभी लोगों को कि 70 बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति 140 बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति नहीं बना सकते। लेकिन इनको हम मान सकते हैं कि 2 30-30 किलो वाले व्यक्ति एक 60 किलो वाले व्यक्ति के बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन 2 70 वाले बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति 140 बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति के बराबर नहीं होते हैं, नहीं कह सकते हम। ये कहना संभव नहीं होगा, मतलब उचित नहीं होगा, हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई सभी लोगों को। ठीक है, जैसे 30 किलो का कोई व्यक्ति है तो हम उसको 60 किलो वाले व्यक्ति से दुगना कह सकते हैं। ठीक है, 60 किलो वाले व्यक्ति से दुगना कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति 60 किलो का है और ये 30 किलो का है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 30 किलो वाला व्यक्ति है, ये जो 60 किलो वाला व्यक्ति है, ये इससे क्या है, दोगुना है। लेकिन कोई 70 बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को 140 बुद्धि लब्धि वाले की हम क्या दुगना, इसको क्या हम दुगना कह सकते हैं, जिसके पास 140 बुद्धि लब्धि है, क्या हम इसको 70 वाले व्यक्ति से दुगना कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ये कहना क्या होगा, उचित नहीं होगा। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो किस तरीके के आते हैं। ठीक है, इसमें बस स्पेशली यही होता है कि लंबाई का, भार का मापन करके उनका जो वज़न या उनको बताना। ठीक है, उनके वज़न को बताना, लंबाई को बताना, उनकी दूरी को बताना और उनको अंक प्रदान करना। ठीक है, ये कितने किलो का है, ये कितने का है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी कि अनुपात मापनी क्या होती है और अंतराल मापनी, क्रमिक मापनी, नामित स्तर मापनी। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस थोड़ा देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन तो हमने आपको सबसे पहला क्वेश्चन बता ही दिया है जो आपका दिसंबर में आया। ठीक है, ये आपके सामने 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस दिसंबर 2018 का है और ये क्वेश्चंस 2017 का है। ठीक है, ये क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को देखिए, ये आपके स्केल के ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक अध्यापक एक विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के विभिन्न पुस्तकालयों में हाल ही में आने वाली पुस्तकों की सूची तैयार करता है। ठीक है, उसकी सूची में बताए गए अनुसार पुस्तकें दर्शाई जाती हैं और उनमें कौन सा मापन स्तर आपका लागू होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका अनुपात, दूसरा होगा नामित, तीसरा होगा क्रमिक।
और चौथा होगा अंतराल। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं अनुपात मापन में क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है कि जो भी हमारा परिणाम निकल कर आते हैं, परिणामों को अनुपात के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, आपके अनुपात की विशेषता होती है नामित में किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को नाम देना। ठीक है, या समूह में को नाम देना, या किसी वर्ग को नाम देना, या व्यक्ति को उसकी गुण एवं विशेषता के आधार पर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, गुण एवं विशेषता की योग्यता के आधार पर। ठीक है, आप कितने गरीब हैं, उच्चतर, निम्नतर या उससे भी निम्न। ठीक है, आपकी बुद्धि लब्धि कितनी है, कितने योग्य हैं, उच्च, निम्न और औसत। ठीक है, तो क्रम के रूप में। और अंतराल मापन में क्या होता है, सभी की समान इकाइयाँ होती हैं, इकाइयों में सभी में समान अंतर होता है। ठीक है, इन्हीं 2 इकाइयों में लगातार समान अंतर होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अध्यापक एक विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों, ठीक है, एक विश्वविद्यालय या एक महाविद्यालय नहीं है, ठीक, एक अध्यापक एक विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के विभिन्न पुस्तकालयों में, ठीक है, बहुत सारी पुस्तकालयों में, एक पुस्तकालय नहीं है, ठीक है, बहुत सारे पुस्तकालयों में आने वाली पुस्तकों की सूची तैयार करता है। ठीक है, उसकी सूची में बताए गए अनुसार पुस्तकें दर्शाई जाती हैं, तो उनमें कौन सा मापन स्तर आपका लागू होता है। ठीक है, तो बड़े स्तर पे है तो आपका इसमें नामित तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, नामित तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को हम उसकी गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर नाम दे देते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्रम, तो क्रम आपका बताया कि व्यक्तित्व के आधार पर या किसी के आधार पर हम क्रम देते हैं, यहाँ पर क्रम की भी बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो क्रम भी नहीं होगा। लेकिन अंतराल, तो यहाँ पर कोई 2 इकाइयाँ भी नहीं हैं। ठीक है, कोई 2 इकाइयाँ हैं क्या कि उनको हम पूरा समान अंतर बता दें। ठीक है, कि आपके वजन में और उनके वजन में कितना अंतर है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्रम देते हैं हम किसी को, तो ये भी नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा अनुपात, रेशियो स्केल। किस तरीके से कि एक किसी विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों की पुस्तकालयों की हाल में जो पुस्तकों की सूची तैयार करता है, ठीक है, सूची बनाने के बाद, ठीक है, उसमें बताए गए अनुसार पुस्तकें दर्शाई जाती हैं। पहले उसने सूची बनाई, उसके बाद उसके बताए गए अनुसार पुस्तकें दर्शाई जाती हैं। कि पुस्तकें आपकी 3:1 के रूप में हैं, 4:5 के रूप में हैं, तो इस तरीके से क्या कहते हैं, उनमें मापन स्तर कौन सा, तो इसमें आपका रेशियो स्केल होगा, अनुपात मापनी होगा। ठीक है, ये आपका दिसंबर 2018 का ही क्वेश्चन है। और इसके पहले आपको दिसंबर में जो क्वेश्चन आया कि निम्न से उच्चतर उत्तरोत्तर क्रम में लिखिए, तो उत्तरोत्तर क्रम में आपको बता चुके हैं, सबसे पहले नामित, क्रमिक, अंतराल और अनुपात। ठीक है, इस तरीके से होगा। इसके बाद ये नवंबर 2017 का क्वेश्चन है, प्रतिशतांकों में अपनाए जाने वाले मापन का मान कहलाता है। ठीक है, प्रतिशतांकों में अपनाए जाने वाले मापन का मान कहलाता है। नामित तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्रमिक, अंतराल, तो यहाँ पर देखो कि प्रतिशतांकों में अपनाए जाने वाले मापन का मान, तो क्या यहाँ पर कोई 2 इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो 2 इकाइयाँ नहीं है, इसके लिए 2 इकाइयों में लगातार अंतर होना चाहिए। ठीक है, जो प्रतिशतांक होगा, प्रतिशतांक कैसा होगा आपका, बराबर अंतर नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद अनुपात, तो इसमें 2 इकाइयाँ होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें आपका होगा क्रमिक स्केल। कैसे होगा कि प्रतिशतांकों में अपनाए जाने वाले मापन का मान कहलाता है, मतलब जो प्रतिशतांक, किसी ने फर्स्ट लिया, किसी ने सेकंड लिया, किसी ने थर्ड लिया, या कोई फेल हो गया, ठीक है, रैंक देना किसी को, ठीक है, फर्स्ट सेकंड रैंक देना, तो ये रैंक किसके अंतर्गत आ जाती है, आपकी क्रमिक मापन के अंतर्गत। जहाँ हम किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड में बांटते हैं, तो किस में, क्रम के ही अंदर तो बांटते हैं, अनुपात में थोड़ी बांटते हैं, ना ही अंतराल में बांटते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका प्रतिशतांकों में अपनाए जाने वाले मापन का मान कहलाता है आपका क्रमिक। जो क्लास में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका रैंक मिलती है या डिवीज़न मिलती है, ये कैसा आपका क्रमिक मापनी होता है। ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा, क्रमिक मापनी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, आगे हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।